हेलो, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मास विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 हो गया था संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, तो अब हमको उससे आगे पढ़ना है। और एक बात और कि जो पढ़ाई करे एक बार तो हम पढ़ा देते हैं, उसको एक बार आप फिर मन में याद करें, रिकॉल किया करें। जैसे कि संविधान नियमों कानून का ऐसा संकलन जो संविधान कहलाता है। फिर राज्य व्यवस्था नियम संविधान को चलाने में जो सहायक होता है वही राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था के बारे में बता दिए थे, फिर हम बता संस्थाएं बता दिए थे, संवैधानिक संस्थान, असंवैधानिक संस्थान, गैर संवैधानिक संस्थान, तीनों की चीज़ में फिर बता दिए थे कि संवैधानिक संस्थान वो संस्थान संस्थान होता है जिसका जिक्र संविधान में किया जाता है, और संवैधानिक संस्थान वो होता है जिसका संविधान में जिक्र नहीं किया जाता है। जैसे कि आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, माओवादी संगठन। और गैर संवैधानिक संस्थान वो संस्थान होता है जो सरकार को चलाने में सहायक होता है। जैसे कि नीति आयोग हुआ, योजना आयोग हुआ, महिला संरक्षण आयोग हुआ, ये सब। यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए थे एक क्लास में, जो लेक्चर नंबर 1 में, आप उसको एक बार जा करके जरूर देखिएगा। तो वहाँ से आगे आज पढ़ते हैं कि संविधान किस प्रकार के होते हैं, लिखित या अलिखित। लिखित होते हैं तो किस तरह के होते हैं, क्या लिखित है तो पूरा लिखित ही होगा, अगर अलिखित है तो क्या अलिखित ही होगा, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे और कॉपी खुद से लिख करिएगा, ठीक है। अभी हम जो लिखाएंगे वो लिखते हुए चलिएगा। लिखिएगा, कॉपी में हेडिंग डालिएगा संविधान। संविधान एक तरफ लिखिएगा लिखित संविधान और दूसरी तरफ लिखिएगा अलिखित संविधान। लिखित संविधान और दूसरा तरफ लिखिएगा अलिखित संविधान। अब लिखित संविधान में एक उदाहरण जैसे कि हुआ कि भारत। तो आपके कहने का मतलब क्या सर, भारत में आप जो लिखित संविधान है, ठीक है, तो वो भारत पूरी तरह से लिखित संविधान ही है, ऐसा हमने बोला। और लिखित संविधान है तो क्या वो सर पूरा अलिखित ही है, वहाँ लिखित संविधान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अब बोलिएगा ठीक है, पहले लिखिए लिखित संविधान में क्या होता है कि इसका लिखित अंश जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। लिखित अंश होता है वो ज्यादा होता है और लिखित अंश कम होता है। और अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज्यादा होंगे और लिखित अंश कम होंगे। अब बोलोगे सर कि सर ठीक है, लिखित अंश में लिखित अंश ज्यादा और लिखित अंश कम है, और अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज्यादा रहता है, लिखित अंश कम रहता है। तो इसको याद कैसे करते हैं? अलिखित संविधान का जैसे उदाहरण ले लो, एक तरह से ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, तो वहाँ याद कैसे रखते हैं सर? तो एग्जाम्पल के तौर पर कि भारत में दिवाली होती है, तो दिवाली को आप याद रखते हैं? लिखा कहीं गया है कि दिवाली मनाना ही है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है। वो पारंपरिक तरह तरह से आते हुए हैं, इसी तरह से लोग मना रहे हैं। पारंपरिक त्योहार हुआ कि हाँ हमको दिवाली मनाना है। रास्ते में बिल्ली काट देती है तो वहां से नहीं जाना, ये भी पारंपरिक है कि हाँ कुछ अशुभ होता है तो नहीं जाना। उसी तरह ब्रिटेन में भी अलिखित अंश ज्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग याद रखते हैं कि ये संविधान है, ऐसा नहीं करना है, वो संविधान के अंश है। जैसे हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। और वहाँ लिखित अंश ऐसा नहीं कि लिखित अंश साफ नहीं होगा, लिखित अंश ऐसा कोई संविधान है जिसमें लिखित अंश नहीं हो, थोड़ा सा लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। जैसे कि ब्रिटेन में है मैग्ना कार्टा नाम का। मैग्ना कार्टा के बारे में हम आगे बताएंगे क्या है। 1215 में जब आया था जॉन के द्वारा, राजा जॉन के द्वारा लाया गया था मैग्ना कार्टा, तो वो हम बताएंगे आगे क्या है मैग्ना कार्टा। लेकिन इतना अभी याद रखो कि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा है जिसमें कि लिखित अंश कम है और अलिखित अंश ज्यादा है। पहला फैक्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्ट लिखिएगा कि लिखित अंश
तो सारांश लिखना है कि लिखित संविधान निर्मित होते हैं। लिखित संविधान जो है वो निर्मित होते हैं और यह विकसित होते हैं। विकसित क्यों होते हैं? क्योंकि इसका पता नहीं रहता है कि अब लागू हुआ कब। बोले तो पारंपरिक तरह से आते हैं, वही होता है कि जो अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान की डेट नहीं होती, जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो लिखित संविधान ही है इसमें एक ही एग्जाम रहेगा, जैसे कि भारत। ठीक है, जो जिसका लिखित संविधान है। इसके बारे में और आगे बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू में आप दो लिखित संविधान का इसका और इसका याद रखिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे होता है लिखित संविधान की तारीख निश्चित होती है। लिखित संविधान की तारीख निश्चित होती है और इसका अनिश्चित होती है। इसका ऐसे लिख लो कि कोई इसका तारीख दिया ही नहीं, और लिखित संविधान में कोई तारीख दिया ही गया नहीं है, सिर्फ इतना पारंपरिक तरह से लोग याद रखते हैं। चौथा लिखना, यह एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक होते हैं। और इधर लिखना, यह सिर्फ और सिर्फ एकात्मक होते हैं। अब बोलो कि सर यहाँ एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक होते हैं लिखित संविधान, इसका तीनों का मीनिंग क्या है? तो बाबू इस तीनों का मीनिंग हम अभी इसी क्लास में पढ़ाएंगे आगे, जो पूरा हम डिटेल में बताएंगे एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक क्या होता है। भारत संघात्मक के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत को अर्धसंघात्मक क्यों कहा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एकात्मक होता है। एकात्मक क्यों होता है अब हम बताते हैं। एकात्मक होने का कारण है इसका कि एकात्मक वही जगह होता है जहाँ छोटे गणराज्य पड़ते हैं, छोटे, जैसे बना कनाडा, कनाडा ले लो या ब्रिटेन ले लो। ब्रिटेन जैसे कि इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, जहाँ बहुत कम जनसंख्या हो, जहाँ एक ही सरकार चला सकते हैं, जैसे कि फ्रांस हुआ। समझे? को हम नेक्स्ट बताते हैं, ये नोट कर लेना बाबू। ठीक है, नहीं नोट कर पाते तो हम वीडियो पीडीएफ अपलोड करवा देते हैं। पीडीएफ अपलोड हो गया हुआ था, ऑपरेटर साहब से पूछ लेंगे कि पीडीएफ अपलोड नहीं करवाएं या नहीं करवाएं। टेलीग्राम पर इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, नोट में हेडिंग डालेंगे एकात्मक। एकात्मक सर क्या होता है, अब समझेंगे 5 मिनट की एकात्मक होता क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि एकात्मक क्या होता है। आपके घर में जैसे छोटा परिवार है, तो वहाँ देखेंगे कि पिताजी घर के मालिक होते हैं, और अगर बड़ा फैमिली है तो वहाँ देखिएगा कि
चाचा भी मालिक हो सकते हैं और दादाजी भी मालिक हो सकते हैं। अगर चाचा जी का है तो चाचा जी घर के अलग मालिक, भले ही वो एक सर्कल में हो, पूरा घर में अकेले हो, लेकिन वहाँ अगर वहाँ ठीक है, अगर पूरे घर में, लेकिन यहाँ चाचा हैं तो चाचा के भाई हैं तो वो चाचा खुद मालिक अलग होंगे और ये मालिक अलग हो, आपके पिताजी मालिक अलग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही पूरा, अगर जैसे छोटा परिवार हुआ आपका, आप हुए, दादाजी हुए और आपकी मम्मी हुए, पिताजी हुए, तो उसमें मालिक आपके दादाजी हुए। क्यों दादाजी हुए? क्योंकि वो एकात्मक हुआ, क्योंकि वहाँ आपके दादाजी सरकार चला लेंगे, अकेले रह करके वो मालिक हुए। तो छोटा परिवार है, छोटा परिवार है तो आपके दादाजी वहाँ संभाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा परिवार है जिसमें, तो उसमें आपके चाचा जी भी हैं, पिताजी भी हैं और मम्मी भी है, पापा भी है, तो चाचा जी बोलेंगे हम अलग मालिक हैं, पिताजी दादाजी बोलेंगे हम अलग मालिक हैं, आपके पिताजी बोलेंगे अलग मालिक हैं। तो यहाँ पे फिर सरकार नहीं चल सकती। मालिक बनने के लिए इसमें भी एक मालिक बन सकता है, लेकिन यहाँ फिर चलेगा नहीं। उसी तरह एकात्मक सरकार ब्रिटेन और में क्या होता है कि इससे वहाँ आप बना दीजिए। अब भारत, अब बोलिए सर भारत में एकात्मक क्यों नहीं है, वो तो हम बात आगे बताएंगे क्यों नहीं है, लेकिन एकात्मक होने से नहीं। जब समय वो जब 562 देशी रिसायतों को मिलाया गया था एक बार, तो उसमें मैं क्यों नहीं किया गया था, क्या इसलिए नहीं किया गया था कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ भाषाई आधार पर है, समझे, इसलिए यहाँ एकात्मक संविधान नहीं है। ठीक है, तो एकात्मक में लिखिए कि यहाँ राजा सिर्फ एक होता है। यहाँ एक ही सरकार होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके पिताजी उस अकेले क्षेत्र में रह करके संविधान को संभाल सकते थे, तो यहाँ लिखना है एकात्मक में कि जहाँ कम क्षेत्रफल हो, जहाँ कम जनसंख्या हो, कम आबादी, यही एकात्मक संविधान कहलाते हैं। और ये अब एक चीज और गौर कीजिए है कि अगर आपके घर में अगर पिताजी हैं, आप हैं, आपकी मम्मी हुई, दादा दादी जी हो, अगर दादाजी वहाँ घर के मालिक हुए, तो कम खर्चे में हो सकता है। लेकिन अगर वही दादाजी हैं, चाचा जी हैं, अगर बड़े पापा हैं, छोटे पापा, अगर वहाँ 3-4 हैं आदमी हैं, तो वहाँ कम खर्चा नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ नोट करिए एक पॉइंट और कि ये कम खर्चीले होते हैं। ये कम खर्चीले होते हैं। और इधर लिखना संघात्मक। इसी का उल्टा, एकात्मक का उल्टा संघात्मक होता है। ठीक है, तो संघात्मक को हम नीचे लिख देते हैं। लिखना है वो संघात्मक, नोट करना। संघात्मक क्या होता है? यहाँ एक सरकार होती है, यहाँ दोहरी सरकार होती है। यहाँ दोहरी सरकार होती है, फर्स्ट नोट करना। सेकंड, इसी का जस्ट मतलब जहाँ कम जनसंख्या हो यहाँ लिखना अधिक जनसंख्या हो। दूसरा लिखना बाबू कि कम क्षेत्रफल हो, यहाँ अधिक क्षेत्रफल हो। जैसा कम खर्चीले होते हैं तो यहाँ अधिक खर्चीले होते हैं।
इसको नोट करना बाबू, मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट करना। नोट करना बाबू इसको। हो गया नोट। और संघात्मक सरकार में यहाँ आपको देखना कि यहाँ एक ही सरकार होती है, मीन्स कि सिर्फ जो भी अगर होगा ना तो वो केंद्र पर ही डिपेंड करेगा कि जो चीज करना है वो केंद्र ही करेंगे, दूसरा कोई डिपेंड नहीं कर सकता है। और ये संघात्मक जो हुआ, आप नोट कर लिए होंगे, संघात्मक में लिखना है कि केंद्र में जो होता है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का, जैसे इंडिया में है ना, पुलिस जो सूची है वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, और कृषि भी है वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, और यूपीएससी जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ दोनों नियुक्त करते हैं, केंद्र सूची भी और राष्ट्र सूची भी। तो यहाँ संघात्मक में एक नोट नोट लिखना अलग से कि ये जो है ना, सरकार कैसे चलता है कि संघात्मक में एक होता है केंद्र के अंतर्गत और एक होता है राज्य के अंतर्गत। एक सरकार किसके केंद्र के अंतर्गत और दूसरा होता है राज्य के अंतर्गत, और ये अधिक खर्चीले होते हैं, क्या है कि यहाँ और एक चीज, अगर अधिक खर्चीले होते हैं, अगर यहाँ 2 आदमी है, केंद्र और राज्य, और सिर्फ यहाँ केंद्र है, तो अगर इनको कोई भी चीज का अगर ऑर्डर लेना पड़ेगा तो ये खुद अकेले ले सकते हैं। हमको अगर खुद ऑर्डर लेना होगा, कहीं जाना होगा, तो हम खुद अकेले चल जाएंगे, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ हमको किसी से पूछना, कहीं जाना पड़ेगा, तो आपको राज्य सरकार से पूछना, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ऑर्डर लेना पड़ता है। जैसे अगर आपके मान लेते राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य सरकार नहीं लागू करता है, केंद्र सरकार डायरेक्ट लागू करता है। आप अगर ठीक है, आप अगर सिंगल है तो अकेले जा सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप में है तो आपको उससे ऑर्डर लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं जाइएगा तो वहां फिर झगड़ा हो जाएगा। वही हाल होता है ये सरकार वाला, संघात्मक सरकार में यही प्रॉब्लम है। नोट कर लेना बाबू। बाबू कभी ये तुम मत सोचना कि सोशल डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का होगा कि नहीं होगा। बाबू 100% होगा, बस कंटेंट दे रहे हैं, तुम नोट करो। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये फिर कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे गुरुजी के अलावा। आपको अगर कहीं फ्री में मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम कहते हैं तो बाबू एक बार मेरा बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चुपचाप रोज 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, आकर के पढ़ लो। पॉलिटी का अगर जिम्मा लेते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम में 2 महीना टाइम है, तो 15 क्वेश्चन अगर इससे नहीं मिला, तुम जो कहोगे फिर हम, ठीक है। एक चीज नोट करना, इसको रहने देते हैं, बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है। आप पढ़ाते हैं तुम के संघ शब्द आया था एक बीच में कि संघात्मक सरकार होती है, ठीक है। तो वो आपको हम वो पढ़ा रहे हैं कि संघ क्या होता है, ठीक है। इस पे 10 मिनट लगेगा तो खत्म हो जाएगा शायद। 10 मिनट संघ के बारे में बताते हैं। संघ नोट करना कॉपी पे अपने, संघ क्या होता है, ठीक है। तो एक बार समझते हैं। 3 चीज होता है, एक होता है परिसंघ, ये दो होता है संघ। आर्टिकल 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है, लेकिन वो संघ अलग है और यहाँ जो एक संघ है सो अलग है। फेडरेशन वाली अलग है और यूनियन वाली अलग है, ठीक है। तो परिसंघ लिखना, पहले कॉपी पे नोट करना, वो परिसंघ। संघ के बारे में आ गया कि संघात्मक क्या होता है, तो संघ के बारे में आ गया तो हमको लगा कि तीनों चीज पढ़ा ही देना बेहतर रहता है। जैसे कल के राज्य व्यवस्था के चैप्टर में गैर संवैधानिक संस्थान आया तो हमको लगा कि सारे संस्थान पढ़ाए देते हैं। इसी तरह संघ आया कि संघात्मक क्या होता है, तो इसीलिए हम संघ के बारे में बताते हैं कि संघ क्या होता है, ठीक है। 10 मिनट चुपचाप पढ़ो, ठीक है। परिसंघ, परिसंघ वो होता है
जो बिना टूटे हुए अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम बताते हैं क्या होता है, परिसंघ बिना टूटे हुए अलग होता है। अब जहाँ अमेरिका, अमेरिका नहीं है, अब हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें 552 देशी रहते थे, ठीक है। इसको मिला करके 14 को राज्य बनाया गया था, जिसमें से 3 नहीं मिला था। एक जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर। 3 3 नहीं मिल रहा था, कह रहा था कि इसे हम नहीं मिलेंगे क्योंकि जूनागढ़ में तो था तो चलो ये तो मैं मिल गया था। हैदराबाद में अधिकतर लोग मुस्लिम थे, हैदराबाद में अधिकतर मुस्लिम थे, तो वो बोले कि हम पाकिस्तान में जाए चाहे हिंदुस्तान में जाए, लेकिन हम रिसायतें मिला करके अपना राज्य नहीं बनाएंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर फिर बना लिया। और एक जूनागढ़, हैदराबाद और एक था जम्मू कश्मीर। हालांकि फिर तीनों मिल गया, ये तो नहीं मिल पाया, लेकिन तीनों मिल गया था फिर एक। परिसंघ सरकार के मामले में वो चीज होती है जो टूटकर कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ यूनियन है, ये राज्य कभी भी टूट करके आसानी से अलग नहीं हो सकते। और परिसंघ में ऐसा बात नहीं है। परिसंघ में सिर्फ एक ही चीज में करना कि सो ये टूटकर अलग नहीं हो, ये टूटकर आसानी से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये टूटकर आसानी से ये टूटकर आसानी से अलग हो जाएंगे। अब देखो समझना है इसे। इसके अंतर्गत ये है, ये एक राज्य है। मान लो कि ये हो गया एक आपका देश, और ये छोटे जो है उसके अंतर्गत हुआ राज्य, ठीक है। ये राज्य हुआ और ये देश हुआ। कल की डेट में राज्य सरकार बोलेंगे क्या कि सो हमको ना आपके साथ नहीं रहना। आपकी वाली आपको बोले कि अब हमको अब ना हमको आपके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि आपका और मेरा मेल अब नहीं खाता है। आप कुछ और डिसीजन लेते हैं, हम कोई और डिसीजन लेते हैं, दोनों का मेल नहीं खाते हैं, तो ये राज्य बिना टूटे हुए अलग हो सकते हैं। परिसंघ का अंतर्गत यही आता है, ठीक है। जो राज्य बिना टूटे हुए आसानी से अलग हो जाते हैं वो परिसंघ कहलाते हैं। नेक्स्ट नोट करना, संघ क्या होता है। संघ मीन्स फेडरेशन। अब संघ बताते हैं कि क्या होता है। आपकी शादी हुई, अब आपकी शादी हो गई तो आप बोलेंगे कि हमको ना एक और शादी करना है। तो आप शादी तो कर सकते हैं, लेकिन पहली वाली का ऑर्डर चाहिए। यही बात हो गया था थी जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया था कि 1950 में भीमराव अम्बेडकर बोले थे क्या सो ये एक्ट काहे ला रहे हैं, सो शादी का दूसरा ऑर्डर था। और इसी पे झगड़ा हो गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर में कि नहीं हम नहीं लाने देंगे। भीमराव अम्बेडकर बोले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे नहीं ये आएगा। तो वो 1955 के बाद वो ला लिए थे भीमराव अम्बेडकर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताकि उनको वोट पे असर पड़ेगा। पता है इस भीमराव अम्बेडकर जी बोले हम नहीं लाएंगे और नहीं लाने दिए। और पता है ये जब इलेक्शन में खड़े हुए ना इतना चीज की, अच्छा अच्छा इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को नोट करना कहीं पे, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन जब ये इलेक्शन लड़े ना तो 35 सीट पे इलेक्शन लड़े थे, इनको मात्र मात्र पता है 2 सीट प्राप्त हुआ। सोचने वाली बात है कि जो आपके लिए इतना करा, क्या आप उसको, आप सोचते हैं कि हम उसके लिए उतना किए, लेकिन वो उतना करता है? वास्तविकता है कि वो आपके लिए उतना नहीं करता। भीमराव अम्बेडकर का आपके लिए संविधान का जनक कहलाने वाले आपके लिए संविधान बनाए, इतना इतना देश गए, लेकिन उनको 35 इलेक्शन पे जब लड़े तो वो 2
पे ही जीते। बिहार का इलेक्शन आया है 2025 का, आप देखना उल्टा करके, कैसा कैसा आदमी जो खड़ा हुआ था वो हार गया। डॉक्टर खड़े हुए वो हार गया, बुक लिखने वाले हार गए, टीचर लोग खड़े हुए वो हार गए। जीता कौन? जीता वो जिसका एमएमएस वायरल होता है। जीता वो जो जनता के साथ सही से बात तक करने नहीं आता है, वो जीता है। तो ये तो दूर की बात है कि छोड़िए, ये कहाँ की बात है। पहले पॉइंट पे आते हैं कि संघ क्या होती है। संघ मेरे कहने समझाने का वही मतलब था कि जो टूटेंगे लेकिन कुछ नियमों कानूनों के साथ टूटेंगे। संधि होगी लेकिन कुछ नियम कानून के साथ संधि होगी। ऐसा ही नहीं उठे और चल दिए। मुस्लिम मुस्लिम में 3 तलाक का बिल आया था कि वो 3 शादी कर सकता है, लेकिन संघ में ये नहीं है। संघ में आप बोल, जैसे हिंदू बिल आया था, हिंदू एक्ट आया था, विवाह एक्ट आया था, तो उसी के अंतर्गत आया था कि इसे आप निकल सकते हैं, ठीक है। ये मान लो कि इसमें राज्य हुआ ये, और ये देश हुआ, निकल यहाँ भी रहे हैं परिसंघ में और निकलेंगे यहाँ से भी, लेकिन इसमें जो निकलेंगे और इसमें निकलने के लागू ना करता, इसमें जो निकलेंगे ना वो अपने साथ नियम कानून लेकर के निकलेंगे। अगर इनके साथ इनका साथ बात हुआ है कि ठीक है आप जब तक मेरे साथ रहेंगे आपको 50% हिस्सा मिलेगा, और ये निकल जाएंगे तो बोलेंगे हमको 50% हिस्सा नहीं देंगे, तो ये नियम कानून के साथ निकलेंगे। इसमें लिखना है, इसमें नोट करना है बाबू कि संघ क्या होता है, नोट करना है। और नीचे लिख देते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। ये टूटकर अलग होंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नोट करना बाबू, तब तक रिकॉर्डिंग हो रहा है। नोट हो गया बाबू। और ये जो संघ हुआ ना, ये टूटकर तो अलग हो गया, लेकिन हम बोले आपको भारत कौन सा संविधान है, संघात्मक है और संघात्मक है या संघ- संघात्मक है या और संघात्मक है। यहाँ देखना हम क्या लिखें, अगर ये ठीक है, ये अगर टूट करके यहाँ फेडरेशन से अलग होंगे ना, तो ये इनका जो कुछ शक्तियां जो होंगे वो किनके पास चल जाएंगी, राज के पास, ना कि देश के पास रह जाए। अगर ये जो टूट कर अलग होने, तो ये जो चल जाता है ये राज के पास चले जाते हैं। एक संघ परिसंघ पढ़ा दिए, एक संघ पढ़ा दिए, और एक संघ बचता है यूनियन वाला। जो इस पे आप 10 मिनट बाबू टाइम देना, हम बताते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कॉपी पे पहले हेडिंग डालो, यूनियन, यूनियन संघ। कहीं बगल में नोट करना कि आर्टिकल 1 में लिखा है भारत जो है ना वो राज्यों का संघ है। कौन से संघ की बात कर रहे हैं आप? वो संघ जिसके अंतर्गत ये आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकते। पेरिस संघ आसानी से टूटकर अलग हो जाएंगे। फेडरेशन जो संघ हुआ वो टूटेंगे लेकिन अपनी संधियों के साथ, जो नियम कानून है उसके साथ, और जो उनका अपशिष्ट शक्तियां होगा ना वो उनके साथ निकल जाएंगे, वो राज्य सरकार के अंतर्गत चल जाएंगे।
और इसमें जो होगा ना वो अक्षय शक्तियाँ किसके पास है? 61 गो 100 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास है। ये हम पढ़ेंगे आगे। और 61 विषय जो राष्ट्र सूची के पास है। क्या अगर ये बाहर निकलेंगे, राष्ट्र 61 राष्ट्र सूची बाहर अगर निकलेंगे, क्या इनके पास अक्षय शक्तियाँ इनके पास रहेंगी? नहीं। अक्षय शक्तियाँ फिर किसके पास चली जाएगी? वो केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि यहाँ उतने अंतर्गत ये 61 इनके, ये 61 को इनके लोग से संभलता नहीं। आप अगर अक्षय शक्तियाँ राज्य सरकार के अंतर्गत देते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं, ये लोग लड़ेंगे, खुद में खुद लड़ाई करेंगे। और केंद्र सरकार हो गया तो वो अकेले इस पे बना सकते हैं भारत में। इसीलिए इनको अर्धसंघात्मक शासन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझिएगा। बगल में नोट करना हो तो मेरा भारत जो देश है, यहाँ लिखना केंद्र और यहाँ लिखना राज्य। ये समझ जाओगे तो आपको ज्यादा आसानी होगा समझ। केंद्र के अंतर्गत यूपीएससी आता है। यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? आप हमको एक चीज बताएंगे। यूपीएससी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि एबीवीपी एग्जाम के अंतर्गत जो आता है, ये आयोग केंद्र सरकार कराते हैं यूपीएससी का एग्जाम। लेकिन अगर यूपीएससी के साथ अगर आप आईएएस आईपीएस बनते हैं तो क्या आप केंद्र में काम करते हैं? हाँ या ना? नहीं। आपको राज्य सरकार में ड्यूटी दिया जाता है। जो भी किसी राज्य में दिया जाता है उसके अंतर्गत आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं। इसलिए ये अर्धसंघात्मक शासन कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप केंद्र से ज्वाइनिंग किए, लेकिन आप गए कहाँ? स्टेट में काम करने के लिए, ना कि केंद्र में आप काम कर रहे हैं। इसलिए भारत अर्धसंघात्मक राज्य कहलाता है। यहाँ से आपको अगर नोट समझ में आएगा कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएफ होता है, आईएफएस होता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, बहुत सारा इसमें एग्जाम होता है। 4 के यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, क्या आप उसके केंद्र के साथ काम करते हैं? नहीं। आप स्टेट के साथ जाते हैं काम करने के लिए। आप नहीं जाते हैं, ना कि आपका वहाँ ज्वाइनिंग दिया जाता है। इसीलिए भारत अर्धसंघात्मक राज्य कहलाता है। और यूनियन संघ, इनके बारे में लिखना है कि ये टूटकर कभी अलग नहीं हो सकते। अलग हो सकते हैं लेकिन फिर वो ऑलरेडी अलग हो जाएंगे, लेकिन आसानी से टूटकर अलग नहीं हो सकते। ये टूटकर आसानी से अलग नहीं होते। एक सा एग्जाम्पल लिखना, भारत। लिख लिया बाबू? कैमरा मैन कहाँ गया? हमको चाय पीना था। नेक्स्ट टॉपिक लिखना कि संविधान का बड़ी, आज लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम एक्ट डायरेक्ट पढ़ाएंगे। 1853 का एक्ट, 1600 ईस्वी का एक्ट, और जितना 1935 का एक्ट, सारे एक्ट रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल पे चलेंगे डायरेक्ट। अब इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना। हम पढ़ाने के लिए हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना भी डिटेल में जो क्वेश्चन पूछा ही ना जाए, ठीक है। तो अब लिखना कि संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है।
संविधान का वर्गीकरण लिख दिए। पहला लिखना शासन के आधार पर। शासन के आधार पर सर कितने होते हैं, ये लिखना 2 होते हैं। पहला राजतंत्र और दूसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का, राजतंत्र का और लोकतंत्र में लिखना भारत, राजतंत्र में लिखना साउथ कोरिया। हम जब बोले तो वो लिखा करो। दूसरा लिखना उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला लिखना निर्मित और दूसरा लिखना विकसित। अपना भारत किस में आएगा, निर्मित या विकसित में? तो आप बोलोगे सर निर्मित में आएगा। विकसित में क्या आएगा? कनाडा, कनाडा आया, फ्रांस आया, न्यूजीलैंड, भारत देश का सबसे पुराना संविधान आप बता सकते हैं कौन सा? दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? लिखना, ये भी फैक्ट है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं सीएचएसएल का एग्जाम में 2021 के पेपर में या 2022। हाँ, 2022 के पेपर में देखना कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान। दुनिया का सबसे पुराना संविधान यूएसए। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान। एक मिनट बाबू टाइम देंगे, मेरा कैमरा मैन थोड़ा चले गए हैं, उनको देखना पड़ेगा। नोट कर लिए बाबू? ये सब फैक्टर जो लिखना याद रहना चाहिए, ये सब। प्रेम बिहारी नारायण के बारे में जानते हैं आप? छोटा सा एक डाउट क्लियर करना है कि प्रेम बिहारी नारायण राय जाता बोले थे ठीक है हम संविधान लिख दें, लेकिन उस पे पूरा संविधान पे मेरा नाम होना चाहिए। तो जो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना नाम लिख लीजिए। तो पूरे संविधान पर देखना कि उस पे लिखा है प्रेम 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 प्रेम, और लास्ट पेज पे प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने अपने गुरु जी का नाम लिखा लास्ट पेज पे। उसके बारे में डाउट क्लियर करते हैं, लेकिन
प्रेम बिहारी नारायण आजादा इतने तेज थे कि वो बोले हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, हम संविधान भी लिख देंगे, लेकिन उस पे मेरा नाम होना चाहिए। बोले ठीक है, आप लिखिए, आप अपना नाम लिख लीजिए। और फिर मैं नारायण ज्यादा अपने बारे में सोच करके अपने गुरुजी के बारे में भी सोचे। मेरा गुरुजी का भी कुछ अस्तित्व रहना चाहिए संविधान के बारे में। लास्ट पेज पे यही लिखा गया, उनके गुरुजी का नाम लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। मैग्ना कार्टा के बारे में थोड़ा समझ लो कि मैग्ना कार्टा क्या था। मैग्ना कार्टा राजा जॉन के द्वारा एक चलाया गया, 15 जनवरी 1215 ईस्वी में लाया गया था मैग्ना कार्टा, जिसके अंतर्गत राजा जॉन ने ही इन्हें लागू किया था कि ये संविधान आज से लागू होता है ब्रिटेन के अंतर्गत। मैग्ना कार्टा एक घोषणा पत्र था। ठीक है, तो उसी दिन से मैग्ना कार्टा ही अभी चलता है। और ब्रिटेन में और लिखित संविधान है, और लिखित संविधान जैसे कि मैंने आपको बताया कि और लिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि वहां से पूरा और लिखित ही होगा, वहां लिखित भी होंगे, जैसे कि वहां है थोड़ा सा लिखित। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं लिखा गया हो, थोड़ा सा ना थोड़ा सा जरूर लिखा गया होगा। क्या भारत में अगर लिखित संविधान है तो क्या भारत में पूरा लिखित संविधान ही है? नहीं। अब बताइए कि सर अलिखित संविधान कहाँ है? अगर आर्टिकल 17 के अंतर्गत आपको 100 रुपया जुर्माना लगता है, 100 रुपया से 500 रुपया और 1 से 6 मंथ का जेल है, तो क्या ये संविधान में लिखा गया? नहीं, ये अलिखित है। इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि वो संविधान जो लिखित संविधान है वो वहाँ पूरा लिखित ही होगा, और जहाँ अलिखित है वहाँ पूरा अलिखित ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा बस कुछ नहीं था, बस वही था कि सो राजा जॉन के द्वारा चलाया गया था 1215 ईस्वी में, और ये घोषणा पत्र था। कल से हम एक्ट चालू करेंगे। ठीक है, एक्ट 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास एक्ट को खत्म करने में, उसके बाद 1 क्लास और लगेगा। संडे को हम टेस्ट करवाएंगे, सारा जितना चीज पढ़ा है उसका टेस्ट करवाएंगे, और मंडे से हम आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे, और आर्टिकल खत्म होने में हमको कम से कम 20 22 बार गया तो 20 22 दिन लगेगा आर्टिकल खत्म होने में, 1 महीना और लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री चालू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।